ठीक है बेटा, यहाँ से देखते हैं। तो हम लोग आज रिप्रेसिबल सिस्टम पढ़ रहे हैं, रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी, दैट इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई। ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हें पता है ई कोलाई का जो जीन होता है भाई, डीएनए तो सर्कुलर है ना, लेकिन हम उसके एक छोटे से सेगमेंट ले रहे हैं। ठीक है, उस छोटे से सेगमेंट में, हाँ उस छोटे से सेगमेंट में देखना कुछ स्ट्रक्चरल जीन बना रहा हूँ मैं, ई डी सी बी ए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जीन बना है और आगे तो टर्मिनेटर नहीं बना रहे, होगा डेफिनेटली होगा। यहाँ पर एक ऑपरेटर है, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर प्रमोटर है, ये प्रमोटर बना लेते हैं, दिस इज प्रमोटर। ठीक है, यहाँ पर एक जीन होता है, रेगुलेटरी जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन याद करो। लाइकोप्रोन में रेगुलेटरी जीन कौन सा था, मुकुल बोलेगा? लैक आई जीन। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन होता है और इसका प्रमोटर होगा, यहाँ पे ऑपरेटर नहीं होगा। सिम अब देखो यहाँ से सुनना ध्यान से, ये जो रेगुलेटरी जीन है ना बेटा, ये एक रिप्रेशर बनाता है भाई, वही ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूट जीन है, हमेशा एक्सप्रेस होता जाता है, तो ये एक रिप्रेशर बनाता है, एक रिप्रेशर बनाएगा। इसको वैसे हम बोलते हैं एपो रिप्रेशर, एपो रिप्रेशर। ठीक है, एपो रिप्रेशर। ठीक है, ये हम जो केस पढ़ रहे हैं वो कौन सा केस पढ़ रहे हैं, हम ये वाला केस पढ़ रहे हैं जब इस ई कोलाई के, ये जिस मीडियम में ये ई कोलाई है, सपोज करो दिस इज ई कोलाई। ठीक है, ये जिस मीडियम में पड़ा हुआ है ना, उस मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं है, ट्रिप्टोफैन नहीं है। ठीक है, नहीं दी हुई है इसे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन यहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब सुनो क्या होगा, रेगुलेटरी जीन है, ये रिप्रेसर है, एपो रिप्रेशर है, और ये रिप्रेशर यहाँ पे अभी इनएक्टिव। याद करो, जब आई जीन से रिप्रेशर बनता है वो एक्टिव होता है और ऑपरेटर पे जाके बैठ जाता है और जीन को स्विच ऑफ कर देता है। Yes, sir. हाँ, ये जो रिप्रेशर, हाँ ये उल्टा है, यहाँ पर ये रिप्रेशर इनएक्टिव है, रिप्रेशर जब इनएक्टिव है तो ऑपरेटर पे जाके नहीं बैठ पाता। तो इन दैट केस दीज स्ट्रक्चर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो एक पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना लेंगे, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बना लेंगे बेटा, ये जिसमें ये सब ई सिस्ट्रॉन, ये सारे सिस्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, ध्यान से सुनना, एक सिस्ट्रॉन बना लेते हैं। अच्छा, ये दो सिस्ट्रॉन मिलकर एक एंजाइम बनाते हैं E1, ये E2 और ये E3, तीन एंजाइम बनते हैं ये, तो हमें इतना याद नहीं रखना। और ये तीनों एंजाइम मिलकर सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, मैं नाम बताऊंगा अभी, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन में। ठीक है, तो ये तीनों एंजाइम मिलकर इस सबस्ट्रेट को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट मींस दिस इज एन एनाबॉलिज्म प्रोसेस, ये एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस का बनना हो रहा है, हाँ कैटाबॉलिज्म नहीं है। तो ये सब मिलकर ट्रिप्टोफैन को बना रहे हैं। तो अब इस ई कोलाई के अंदर ट्रिप्टोफैन बन रही है, तो आराम से खुशी से बैठा है यहाँ पे, हैप्पी है ई कोलाई। ठीक है, हैप्पी है, कोई दिक्कत ही नहीं से, क्योंकि ट्रिप्टोफैन बनना है आराम से, बढ़िया। अब सुनो नेक्स्ट केस में, तो ये जो केस बनाई ये यूजुअल कंडीशन है बेटा, यूजुअल। तो यूजुअल में ये ऑन होता है जीन। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट कंडीशन बनाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या बना रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनना बेटा। इस केस में नेक्स्ट कंडीशन में भाई वही स्ट्रक्चर जीन है, ई डी सी बी ए। ठीक है, ऑपरेटर, दिस इज प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन आरजी और इसका प्रमोटर। ठीक है, ये बनाएगा एपो रिप्रेशर, एपीओ, एपो रिप्रेशर। तो एपो रिप्रेशर जब बनता है ये इनएक्टिव होता है स्टार्टिंग में, बट इन द केस अगर इसके बॉडी में ई कोलाई के अंदर, जो ई कोलाई था ना, ये ई कोलाई था, हैप्पी था पहले, इस ई कोलाई के अंदर ट्रिप्टोफैन काफी बन गया है, एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया, ट्रिप्टोफैन बनते जा रहा है और ट्रिप्टोफैन का नंबर बढ़ गया, ट्रिप्टोफैन का नंबर बढ़ गया, थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, इस बढ़े हुए ट्रिप्टोफैन, जब ट्रिप्टोफैन का नंबर एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाता है, इस इंक्रीज अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफैन कम्स हियर एंड बाइंड्स विद एपो रिप्रेशर। ये ट्रिप्टोफैन आएगा और इस एपो रिप्रेशर के साथ बाइंड कर जाएगा। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है,
हेवीएस्ट अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ट्रिप्टोफैन किससे बाइंड कर जाएगा? एपोप्रेशर के साथ, क्योंकि इस ट्रिप्टोफैन का नंबर बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे कोरिप्रेशर। कोरिप्रेशर ये क्वेश्चन पूछेगा बस, अगर एलएन के एग्जाम में आया तो ये पूछता है वो एपोप्रेशर क्या है और कोरिप्रेशर। तो कोरिप्रेशर ट्रिप्टोफैन है जो बाइंड कर गया एपोप्रेशर के साथ, और इसको अब इसको अब एक्टिव बना देगा। जब ये एक्टिव बनेगा तो ये एपोप्रेशर आएगा और यहाँ बैठ जाएगा। ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये एपोप्रेशर एक्टिव हो गया, ये ऑपरेटर था, यहाँ के बैठ जाएगा भी, और ये बैठ गया। ये आरएनए पॉलीमरेज को रोकेगा आगे बढ़ने से। जब ये आगे बढ़ने से रोकेगा तो ये जो जीन है सारे ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो जीन क्या हो जाएगा? जीन स्विच ऑफ, जीन बिकम स्विच ऑफ। तो दो कंडीशन थी जो हमने पढ़ ली है बेटा, दोबारा सुनेंगे क्या होता है। इस कंडीशन में, पहली कंडीशन में क्या था कि इस इकोलाई के अंदर बाहर मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं था, ठीक है। माइक ऑफ रखेंगे, ट्रिप्टोफैन नहीं था। मनु माइक ऑफ कर सकते हो, तुम सबका प्रेजेंटर हो तुम। म्यूट ऑल कर रहे हैं। हाँ, सर आप भी हो गए, एक बार ऑन कर लो। सर आप भी म्यूट हो गए, ऑन कर लो। ऑन हो गया। आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। ठीक है बेटा, गुड 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 गुड, ठीक है बेटा। अपना माइक सब ऑफ रखेंगे अपना, ठीक है। इस मीडियम में इस इकोलाई के पास ट्रिप्टोफैन नहीं था। जब नहीं था ट्रिप्टोफैन तो भाई इसको जरूरत है ट्रिप्टोफैन की, अमीनो एसिड की जरूरत है, ये खुद बनाएगा। तो जब खुद बनाने के लिए क्या काम करता है बेटा, ये अपने जीन को स्विच ऑन रखेगा। तो यूजुअल केस में इसके जीन स्विच ऑन रहते हैं, तभी तो रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी है ये। तो रेगुलेटरी जीन एक रिप्रेशर बनाता है, इस रिप्रेशर का नाम है एपो रिप्रेशर, एपो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस रिप्रेशर का नाम है एपो रिप्रेशर। तो ये जो एपो रिप्रेशर बनता है इस केस में, ये एपो रिप्रेशर अभी इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव है तो ये ऑपरेटर पे जाके नहीं बैठ पाता। तो ऑपरेटर पे जाके नहीं बैठ पाना, तो आरएनए पॉलीमरेज आता है यहाँ पर प्रमोटर पे और आगे बढ़ेगा, बिकॉज़ दिस एंजाइम लव्स टू ट्रांसक्राइब दिस स्ट्रक्चरल जीन। तो ये इस स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा, तो एमआरएनए बनेगा पॉलीसिस्टोनिक, और ये कुछ एंजाइम्स बन जाएंगे, प्रोटीन्स, और ये एंजाइम्स, तीनों एंजाइम्स मिलकर इस सबस्ट्रेट को ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर देंगे। तो जीन ऑन है, काम हो रहा है। ये सबस्ट्रेट का नाम है कॉरिस्मिक एसिड, कॉरिस्मिक एसिड। तो इतना ध्यान नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन देयर इज नो ट्रिप्टोफैन इन द E. coli or in the medium. So in this case tryptophan synthesize its own tryptophan by activating these genes, right? In the second case में क्या होता है बेटा, अब इसमें ट्रिप्टोफैन का नंबर ना ज्यादा बढ़ गया है। इसमें काफी ये हैप्पी था और हैप्पी इतना हैप्पी हो गया है, इसने ट्रिप्टोफैन ज्यादा बना लिया। जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा बना लिया तो भाई दिक्कत हो रही है, अब बिना मतलब एंजाइम बनने ट्रिप्टोफैन बढ़ता जा रहा है। तो इन दिस केस जब ये रेगुलेटरी जीन एपोप्रेशर बनाता है, तो इस केस में बढ़ा हुआ ट्रिप्टोफैन का जब नंबर ज्यादा होता है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है, तो ये ट्रिप्टोफैन इसके पास जाके बाइंड कर जाएगा एपोप्रेशर के साथ। जब इसको बोलते हैं को-रिप्रेशर, को-रिप्रेशर। तो ये को-रिप्रेशर इस एपोप्रेशर को एक्टिव कर देगा, and this aporepressure, active aporepressure binds with the operator and stops the RNA polymerase to transcribe this structural genes. ये structural gene transcribe नहीं हो पाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और जीन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ। इस केस में जीन को स्विच ऑफ किया था इस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन ने, ठीक है, ट्रिप्टोफैन ने, मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट ट्रिप्टोफैन ने। तो ये है हमारा रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे दो याद रखने, एपोप्रेशर है, को-रिप्रेशर। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो आए तुम लोगों के एलन के पेपर में, जो ये सब ये क्वेश्चन पूछता है, वो एपोप्रेशर क्या और को-रिप्रेशर क्या, बस। खैर, तो बेटा ये समझ आया रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्ट्रेटजी? यस सर। ठीक है, यस सर। किसी को बेटा किसी को कुछ डाउट है? दीदी
दिवांशी है इस क्लास में? नो इसके सर, ऊपर आ पूछना गया है? समझ। ओके गुड। आयुष, चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये हमारा रिप्रेसिबल जीन एग्रीगेशन स्ट्रेटजी खत्म होता है यहाँ पर। तो बेटा ये डायग्राम है कुछ, इसको देखते हैं। मैंने ये मॉड्यूल से लिया डायग्राम, तुम्हारे एलन का मॉड्यूल का डायग्राम है। तो इसको एक बार समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, देखते हैं भाई। EDCBA स्ट्रक्चरल जीन बनाए थे हमने। दिस इज OG मींस ऑपरेटर जीन, दिस इज ऑपरेटर प्रमोटर जीन, राइट। अच्छा, इन्होंने ये रेगुलेटरी जीन यहाँ बना दिया। तो रेगुलेटरी जीन है, जिसका प्रमोटर होगा, प्रमोटर नहीं बनाया इन्होंने। ये रेगुलेटरी जीन क्या होगा, ये एक एपो रिप्रेशर बनाता है। और फर्स्ट केस है एपो रिप्रेशर जो होगा वो इनएक्टिव रिप्रेशर है, तो ये ऑपरेटर पे जाके नहीं बैठ पाता। तो ऑपरेटर पे जाके नहीं बैठ पाएगा ये। तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इन स्ट्रक्चर जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, पॉलीसिस्टोन एक एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा तो ये एंजाइम बन जाएंगे E1 E2 E3। ये क्या काम करेंगे, सबस्ट्रेट और इसमें से एसिड को कन्वर्ट कर देंगे ट्रिप्टोफैन में। तो एनाबॉलिज्म चल रहा है। अगर ट्रिप्टोफैन का नंबर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया ट्रिप्टोफैन का नंबर, तो ये ट्रिप्टोफैन का बढ़ा हुआ नंबर इस एपो रिप्रेशर से बाइंड कर जाता है। को रिप्रेशर बोलते हैं ट्रिप्टोफैन को, को रिप्रेशर। यहां से क्वेश्चन आता है, ये मैं डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो ये होगा ना, एक्टिव हो जाएगा बेटा। इस केस में ये हो जाएगा एक्टिव। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो जाएगा, बैठ जाएगा ऑपरेटर जीन पे, और आरएनए पॉलीमरेज को आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, और ओप्रॉन ऑफ, यहाँ पे ओप्रॉन ऑन। तो ये डायग्राम समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. हाँ गुड। तो ठीक है बेटा, इजी था, कुछ नहीं था इसमें। तो इसके बेटा कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो फटाफट एक बार मेरे साथ रीड कर लेंगे। रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम इज नॉर्मली इन इट्स स्विच ऑन स्टेट। भाई नॉर्मली तो स्विच ऑन होता है, हमें पता है, and continue to synthesize the metabolite till the latter is producing amount more than required, or else it become available to the cell from outside। इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। भाई एक मीडियम है, इसमें ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई। इस मीडियम में बाहर ट्रिप्टोफैन नहीं है, टी नहीं है, टी मींस ट्रिप्टोफैन, ये टी है नहीं, ठीक है, टी नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, ये ई कोलाई ना खुद ही सिंथेसाइज कर रहा है ट्रिप्टोफैन, खुद ही बनाया जा रहा है इतना बढ़िया, क्योंकि इस पे जीन्स हैं, एनाबॉलिज्म के थ्रू बना रहा है, बन रहा है। अब जब इसका नंबर ज्यादा होता है तो जीन स्विच ऑफ होने हैं। तो जीन स्विच ऑफ दो कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन, या तो वो खुद ही ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस ज्यादा कर ले, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस खुद ही ज्यादा बना ले, सिंथेसिस खुद ही ज्यादा कर ले। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको बाहर से मीडियम में बाहर से ट्रिप्टोफैन ही दे दे डायरेक्ट, बाहर से ट्रिप्टोफैन दे दें, तो जब इसको मीडियम में ट्रिप्टोफैन मिलेगी तो बहुत स्मार्ट है ये इक्वल। अब खुद नहीं बनाएगा, फटाफट से बाहर से कैच करने लग जाएगा, खुद के जीन क्या करेगा, एनाबॉलिज्म रोक देगा, और ट्रिप्टोफैन बनी बनाई मिल रही है बाहर, मेहनत तो कोई करना नहीं चाह रहा, इक्वलाई भी नहीं करना चाह रहा, तो ट्रिप्टोफैन इसे बाहर से मिल रही है। तो जीन स्विच ऑफ दो कंडीशन में हो सकते हैं बेटा। तो वो दो कंडीशन ये है, till the later is producing amount more than the required, ठीक है, और else it becomes available to the cell from outside। तो दो कंडीशन ये है। रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम इज कॉमनली फाउंड इन एनाबॉलिक पाथवे, डिस्कस किया था हमने, जैसे ट्रिप्टोफैन ओपरॉन ऑफ ई कोलाई। इनएक्टिव रिप्रेशर, यहाँ पे इनएक्टिव रिप्रेशर क्या था, एपो रिप्रेशर, याद करो, एपो रिप्रेशर, ठीक है। हाँ वेरी गुड। इनएक्टिव देखो यहाँ पे देख पाओगे तुम लोग, दिस इज एपो रिप्रेशर और इनएक्टिव, ठीक है। अब इसके साथ जब को रिप्रेशर, मतलब को रिप्रेशर कौन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है, हमने पढ़ा था, को रिप्रेशर इज ट्रिप्टोफैन। जब बाइंड करता है तो एक्टिव रिप्रेशर बन जाता है, जब ये एक्टिव हो गया तो भाई हमें पता है एक्टिव होने पे ये बैठ जाता है किधर, इस ऑपरेटर जीन। तो वही बता रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफैन ओपरॉन ऑफ ई कोलाई इज एन एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स है बेटा, 5 होते हैं स्ट्रक्चरल जीन, EDCBA, ठीक है, और ये एंजाइम्स बनाते हैं, इसको रीड कर लेना, हमने डिस्कस कर लिया। ऑपरेटर जीन, हमें पता है ऑपरेटर जीन पे कौन बाइंड करता है, ऑपरेटर जीन पे एपो रिप्रेशर बाइंड करता है, यहाँ पर एपो रिप्रेशर बाइंड करता है। हाँ, कौन सा एपो रिप्रेशर, एक्टिव एपो रिप्रेशर, ठीक है। तो ये हमने पूरा बाइंड पढ़ चुके हैं बेटा, इसको तुम रीड करोगे तो समझ आ जाएगा।
ठीक है, इसको तुम खुद रीड करना, मैं पीपीटी अवेलेबल हो जाएंगी। प्रमोटर जीन तुम्हें पता है, हाँ प्रमोटर जीन तुम्हें पता है, प्रमोटर जीन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, तो वही है इट मार्क्स द साइट एट व्हिच आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड्स, वही सारी बातें। रेगुलेटर जीन क्या बनाता है, एपोरिप्रेशर बनाता है, और एपोरिप्रेशर इनएक्टिव होता है तो बाइंड ही नहीं करता, ये हमने डिस्कस कर लिया था। एपोरिप्रेशर के बारे में बात की हुई है। एपोरिप्रेशर इट इज जीन सिंथेसिस बाय द रेगुलेटर जीन, ठीक है। व्हेन अ कोरिप्रेशर मतलब ट्रिप्टोफैन substrate is available in the cell, the aporepressure combines with the corepressor to form the aporepressure corepressure complex, और ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेटर पे बैठ जाएगा और जीन को स्विच ऑफ कर देगा, वही सारी कहानी लिखी हुई है वापस से। तो कोरिप्रेशर तो ट्रिप्टोफैन होता है बेटा, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द रिप्रेसिव मॉडल, इसको भी सब बेटा रीड कर लेना, सारा चीजें ना, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं, इसको बार-बार रीड करना फायदा नहीं है, तुम लोग खुद रीड करोगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। तो अब तक हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पर वो जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे थे, और प्रोकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेट होता है इट मेनली अकर्स एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना, यूकैरियोट्स का जीन रेगुलेशन डिटेल में हमारे 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, हम हाई क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 पॉइंट जो हमें पढ़ने हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं, और इन ये 4 पॉइंट एनसीईआरटी के पॉइंट है, यदि बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें पीएमटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यूकैरियोट्स में 4 लेवल कौन से हैं? सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल, जो प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट सर एमआरएनए, एचएनआरएनए इन यूकैरियोट्स। एचएनआरएनए से बनता है ना एमआरएनए, न्यूक्लियर आरएनए, हाँ इस हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में पीटीएम होती है और पीटीएम से बनता है हमारा, ठीक है। खैर, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो प्रोसेसिंग लेवल पे हाँ स्प्लाइसिंग के लेवल पे होती है, हम इसको डिटेल में नहीं जाना बेटा, डिटेल में नहीं है हमारे में। तो स्प्लाइसिंग लेवल पे ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, ये ऐसे लिखा जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्चुअली क्या होता है। देखो एक सपोज करो एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तुम्हें पता है न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए ना इस न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आता है। एमआरएनए कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में। तो एक्चुअली एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम होता है रैन जीटीपी। मैं तुम्हें ना एक ब्लैंक स्लाइड पे बताता हूँ, ठीक है। सुनो क्या होता है यहाँ पे, ये एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन होता है, हमें पता है। न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, 9 प्रोटीन होती है, पता है हमें, इसके अंदर पढ़ा था हमने 11th में। डीएनए होता है अंदर, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, डीएनए से बन गया एमआरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब क्या होता है, मेरे ध्यान सुनना, एक प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन न्यूक्लियस में आ जाती है, उस प्रोटीन का नाम है रैन जीटीपी। ऐसे बना लेते हैं, यहाँ बना रहा हूँ प्रोटीन को, ऐसे बना देते हैं, ये प्रोटीन है, रैन जीटीपी है, रैन जीटीपी। ये प्रोटीन क्या करती है, इस एमआरएनए को पकड़ लेती है और इसको खींचकर ये एमआरएनए इसको खींचकर बाहर ले आती है, तो ये एमआरएनए बाहर आ जाते हैं। इस प्रोटीन का नाम है रैन देखो भगा के ला रही है, रैन जीटीपी। तो ये रैन जीटीपी इसको पकड़ के बाहर ले आती है। तो एमआरएनए क्या होता है, इन यूकैरियोट्स एमआरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बनता है वो साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। तो जो जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ इधर ही, तो जो जीन रेगुलेशन पढ़ रहे थे यूकैरियोट्स में, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इस लेवल पे भी होता है और ट्रांसलेशन लेवल पे भी होता है।
तो ये 4 पॉइंट थोड़ा याद रखने हैं बेटा, तुम्हें याद मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना। तो यूकैरियोट्स में 4 लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, ट्रांसलेशन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल दैट इज स्प्लाइसिंग लेवल एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये 4 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है और ये हमारा यूकैरियोट्स का रेगुलेशन खत्म। एनसीईआरटी के पॉइंट्स सारे हैं ये एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम इसको रीड करेंगे, मेमोराइज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये यहाँ पे हमारा जीन रेगुलेशन तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन पूरा फिनिश है। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो हमें पढ़ना है, दैट इज द म्यूटेशन। एचडीपी से पहले म्यूटेशन पढ़ेंगे, म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन टॉपिक है जो हमें रीड करना है, तो इसको स्टार्ट करें फिर। यस सर करो। यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा सुनो एक बार, म्यूटेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो तुम लोगों को मैं आज ना इसके क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, जीन रेगुलेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन के क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में उसमें डाल दूंगा माइक्रोसॉफ्ट टीम में। तो तुम सर उसमें असाइनमेंट का ऑप्शन है सर डालना सर, उससे पता चल हाँ, जाएगा आपको नहीं करो। हाँ तो मैं देख लूंगा उसको, आज असाइनमेंट वाले ऑप्शन को ही देखेंगे। तो तुम लोग आज असाइनमेंट को पूरा करोगे तो कल मुझे इसके डाउट पूछ लोगे और सबमिट कर दोगे। तुम लोगों के जेनेटिक कोड के क्वेश्चंस हो गए थे लेकिन किसी के डाउट नहीं आया। नहीं सर डाउट नहीं थे, तो हमने तो क्लास में पूछ लिया था आपसे। थोड़े से सर 40 क्वेश्चन थे वो। चलो ठीक है। अच्छा तुम लोग इसके कोई डाउट हुआ करो तो क्लास में पूछ लिया करो बेटा, मैं तुरंत आंसर कर दूंगा, क्योंकि हो सकता है व्हाट्सएप में वो डिले हो जाए, मुझे ड्रॉपर बैच के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम हो सकता है। तो बेस्ट होगा कि क्लास में फटाफट पूछ लो, मैं तुरंत के तुरंत आंसर कर दूंगा बिना टाइम लिए। खैर म्यूटेशन देख रहे हैं हम लोग। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन है क्या, तो इसको थोड़ा देखते हैं भाई। म्यूटेशन टॉपिक, म्यूटेशन सब नहीं पढ़ा था, तो इस चीज को पढ़ने से पहले ना थोड़ा मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बोलूंगा कि म्यूटेशन के बारे में। देखो क्या है म्यूटेशन। हम लोगों को पता है कि जो इवोल्यूशन सब जानते हैं, इवोल्यूशन क्या होता है, जानते हो बेटा इवोल्यूशन? यस सर। यस सर। यस सर। इवोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ठीक है बेटा, इवोल्यूशन तुम्हारा पूरा चैप्टर है 12th क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा, ठीक है। इसको पढ़ना सर आप सर कराएंगे। इवोल्यूशन पहले सर कराएंगे बेटा तुम्हें, जूलॉजी का चैप्टर है। करा देना। हाँ फिर हम आएंगे Yes, इस पे sir. भी, मैं आऊंगा तो इवोल्यूशन पे भी आऊंगा पक्का। तो इसमें इवोल्यूशन पढ़ाएंगे तुम्हें डेफिनेटली। तो इवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़ना भी। हार्डी विनबर्ग, डार्विन के बारे में पढ़ोगे, लेमार्किज्म पढ़ोगे, अच्छा है। खैर अब म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन म्यूटेशन जो है ना, म्यूटेशन स्पेलिंग में कर ली, म्यूटेशन। तो पहले प्रिमिटिव टाइम पे, प्रिमिटिव जो पहले का टाइम था, प्रिमिटिव टाइम पे जो इवोल्यूशन होता था ना बेटा, ये पॉइंट बुक्स में नहीं होंगे तो बस ऐसे जनरल है। प्रिमिटिव टाइम पे जो इवोल्यूशन होता था वो केवल म्यूटेशन की वजह से होता था। तो एट द प्रिमिटिव टाइम द मेजर इवोल्यूशनरी फोर्स इज म्यूटेशन। तो इवोल्यूशनरी फोर्स म्यूटेशन थी प्रिमिटिव टाइम पे, लेकिन आज की डेट में एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन तो आज भी हो रहा है। और जो मेजर कॉज है इवोल्यूशन का, ध्यान रखना मैं मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर। इवोल्यूशन आज भी हो रहा है, ये नहीं, सॉरी म्यूटेशन आज भी हो रहा है, ये नहीं कह रहा म्यूटेशन नहीं हो रहा, पर मेजर बोल रहा हूँ। मेजर कॉज ऑफ इवोल्यूशन एट प्रेजेंट डे इज रिकॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। रिकॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है रिकॉम्बिनेशन, याद करो, क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट है। बिल्कुल, ये हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन, भाई रिकॉम्बिनेशन होता जा रहा है म्योसिस में, तो म्योसिस में रिकॉम्बिनेशन होता जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन होती जा रही है, तो इससे ना नए नए कैरेक्टर बनते जा रहे हैं। तो आज की डेट में ध्यान रखना, मैं मेजर बात कर रहा हूँ, मैं टोटल नहीं बोल रहा। तो एट प्रेजेंट मेजर इवोल्यूशनरी फोर्सेस रिकॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन पहले प्रिमिटिव टाइम पे म्यूटेशन ही था मेजर इवोल्यूशन का कारण, ठीक है। अच्छा तुम सर बताएंगे तुम्हें इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन के बारे में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ठीक है। मैं इनको ज्यादातर फिलोसोफर कहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा फिलोसोफर थे, क्योंकि ये दूसरों के ऐसे दूसरों के फाइंडिंग से ज्यादा हो जाते थे अट्रैक्ट, ठीक है। सर बताएंगे वैलेस के चार्ट से बहुत अट्रैक्ट हुए थे, तो वैलेस की सारी थ्योरी छाप दी उन्होंने। खैर चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन म्यूटेशन को स्पोर्ट्स बोलते थे, स्पोर्ट्स।
ठीक है, या नेचर्स गेम, नेचर्स प्ले। भाई चार्ल्स डार्विन को जो दिखा वो सीधा बोल देते नेचर्स प्ले, भाई ये तो नेचर का खेल है जो नेचर कर रही है। तो चार्ल्स डार्विन म्यूटेशन नहीं बोलते थे, चार्ल्स डार्विन जो नाम देते थे उन्होंने नाम दिया स्पोर्ट्स, ठीक है। बैटसन है इसके बाद, बैटसन, बस एक जनरल बातें हैं, ये शायद बुक में है नहीं। बैटसन ने जो नाम दिया म्यूटेशन को उसको बोला सॉल्टेशन, सॉल्टेशन, और वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था। ये बताएंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, और वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था। मैं अभी इसको डिस्क्राइब करूंगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन था, ठीक है। इन बैटसन के बाद एंड में है ह्यूगो ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, डी ब्रीज, इनका नाम सुना है? सर इन्होंने Yes, टर्म sir. दी थी म्यूटेशन। एग्जैक्टली, द म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने पूरी म्यूटेशन थ्योरी दे दी, द म्यूटेशन थ्योरी, द म्यूटेशन थ्योरी। खैर इनके बारे में पढ़ना है मैं यहाँ पर। खैर चार्ल्स डार्विन ने म्यूटेशन को स्पोर्ट्स बोला, नेचर्स प्ले, बैटसन ने सॉल्टेशन बोला, और ह्यूगो ब्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दे दी। अब ये म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है इसको थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेटा, पहले कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है बेटा? जैसे सपोज करो हम लोगों का स्किन कलर है, स्किन कलर भाई एक डार्केस्ट टोन जिसको हम बोलते हैं नीग्रोज, डार्केस्ट स्किन कलर, डार्केस्ट, Yes, sir. उससे थोड़ा लाइट, मतलब डार्क लिख दिया, डार्क, फिर डार्क से थोड़ा लाइट डार्क, फिर लाइट डार्क से थोड़ा मुलैटोज, जो हम लोग इंडियंस होते हैं मुलैटोज, ठीक है। ऐसे करते करते एक्सट्रीम व्हाइट आ जाते हैं, मतलब वाइटेस्ट, वाइटेस्ट, वाइटेस्ट क्यों करते हैं अमेरिका, हाँ भाई रेशिस्ट नहीं है हम लोग, है ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है बेटा, कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई नीग्रो है और व्हाइटिश या बीच के है ही नहीं, बीच के गायब कर दो तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सब है पॉसिबल, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। लेकिन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होती है? कुछ इस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, पॉलीडैक्टिली, सुना है पॉलीडैक्टिली? सुनो पॉलीडैक्टिली क्या होता है? सुन रहे हो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आ रही है। हाँ Yes, पॉलीडैक्टिली, बिल्कुल सही। पॉलीडैक्टिली क्या होता है? ऋतिक रोशन को सब जानते हैं भाई, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन की कितनी उंगलियां हैं? 6। अंगूठे तो है सर छह। उसके शायद, एक अच्छा हाथ जो, अंगूठे दो हैं सबके। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, हम तो 6 ही उसको बोलेंगे, 6 हैं उसके, उसके ना, ठीक है 6 उंगलियां बोल देते हैं। तो पॉलीडैक्टिली मतलब उसमें ना एक एक्स्ट्रा फिंगर है। तो लेकिन नॉर्मली सब में कितनी होती है? 5 ही होती है भाई, हम सब में 5 हैं, लेकिन ऋतिक रोशन में 6 है। तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो एकदम से अराइज हो जाना डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो पॉलीडैक्टिली इज अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन जो ऋतिक रोशन में आ गया, म्यूटेशन है वो एग्जैक्टली, ठीक है। तो नॉर्मली तो 5 ही है ना सब में, लेकिन एक एक्स्ट्रा बन गई है, 6 आ गई है। तो पॉलीडैक्टिली इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी हमारी, ये वाली बात, तो सॉल्टेशन डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, ह्यूगो ब्रीज मतलब सडनली आ गया। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का, जो और परफेक्ट एग्जांपल रहेगा। तो देखते हैं एक बार, जैसे सपोज करो भाई, किसका एग्जांपल लें? मस्किटोज का लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करो मस्किटोज हैं भाई, हम लोग पहले मस्किटोज बहुत होते हैं, आज भी हैं। हमने डीडीटी स्प्रे किया, डीडीटी स्प्रे किया भाई, डीडीटी स्प्रे किया, मच्छर मारे गए, डीडीटी स्प्रे करते आ रहे हैं सेवरल इयर्स, 2 इयर्स, लेकिन आज की डेट में डीडीटी छिड़क लो, मस्किटो पे कोई असर ही नहीं है, आराम से वो खुश हैं, हैप्पी हैं, कोई दिक्कत ही नहीं उनको। डीडीटी आज बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही उन्हें। ऐसे आजकल हम लोग ये ऑल आउट वगैरह यूज करते हैं, ऑल आउट, ये सब गुड नाइट ऑल आउट, इनमें एलिथ्रिन होता है, एलिथ्रिन देखना, कभी ऑल आउट में देखना, घर में पीछे इसका जो होता है उसमें केमिकल एलिथ्रिन होता है। खैर एलिथ्रिन तो आजकल के मस्कीटोस तो एलिथ्रिन से भी नहीं मरते हैं, ऑल आउट के ऊपर आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं। खैर
ठीक है, तो ये क्या हुआ इनमें, जब हम लोगों ने इनको इस केमिकल्स, जब ये केमिकल्स हमने एनवायरनमेंट में डाले थे, तो इन मॉस्किटोज को ना कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर हुआ इन केमिकल्स का, और इनके एक्सपोजर से मॉस्किटोज में आई म्यूटेशन, और म्यूटेशन के कारण इन कुछ मॉस्किटोज, अगर यहाँ पे से मैं एक्स अमाउंट ले रहा हूँ मॉस्किटोज का, तो उसमें से कुछ एक्स अमाउंट का मॉस्किटोज में म्यूटेशन आ गई, सब में नहीं। तो वो म्यूटेशन क्या हो गई, इन केमिकल्स, ये केमिकल्स इस मॉस्किटो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सडनली एकदम से आ गई। ठीक है, तो एकदम से आ गई, तो ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एकदम से आ गई, तो ये इवोल्यूशन हुआ इनमें। ठीक है, तो म्यूटेशन से इवोल्यूशन हो जाता है। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को थोड़ा यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करा, इसको इवोल्यूशन में बहुत अच्छे से पढ़ना है तुम्हें, इवोल्यूशन बहुत इसमें तुम पढ़ना सर बताएंगे। तो ह्यूडो वेरीज हम बात कर रहे थे, ह्यूडो वेरीज की, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी बेटा। तो म्यूटेशन थ्योरी जो दी थी एक्चुअल में, वो इन्होंने दी थी ह्यूडो वेरीज में, तो थोड़ा याद रखना ह्यूडो वेरीज का काम। ठीक है, 1901 में इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट। खैर, अब सुनना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। Sudden heritable change in genetic material of an organism is called mutation। भाई सपोज करो एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, हम पढ़ चुके हैं जेनेटिक मटेरियल, ATGC कुछ भी है, कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर हुआ या कुछ फिजिकल एक्सपोजर हुआ, जैसे गामा रेडिएशन, एक्सरेज, केमिकल्स, जैसे कुछ भी केमिकल हो सकता है, कुछ भी एक्सपोजर हुआ, तो इसमें चेंज आ गया, चेंज आके ACCGA हो गया। तो ये जो था और ये था, इसमें जो डिफरेंस है भाई, तो जो न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया, यही म्यूटेशन का कारण था। म्यूटेशन हो गया और रिपेयर भी नहीं हो पाया, डीएनए पॉलीमरेज को रिपेयर भी नहीं कर पाया, तो इन दैट केस म्यूटेशन हो गया है और जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ गया है। तो सडन हेरिटेबल चेंज, हेरिटेबल का मतलब जब ये चेंज आया और यही चेंज सेम प्रोजेनी में भी चला जाए, जब यही सेम प्रोजेनी टू प्रोजेनी जा रहा है, तो सपोज करो पहले मस्कीटोज जो थे, मस्कीटोज मच्छर, एम लिख दिया, ऐसे थे जिनमें जेनेटिक मटेरियल ये था, लेकिन जब हमने डीडीटी स्प्रे करी तो कुछ मस्कीटोज का जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, और इस जेनेटिक मटेरियल होने के कारण डीडीटी उनको कुछ कर ही नहीं पा रही है, इन मस्कीटोज को डीडीटी कुछ असर ही नहीं कर पा रही है, और यही जेनेटिक मटेरियल उन्होंने प्रोजेनी टू प्रोजेनी ट्रांसफर कर दिया, और सारी प्रोजेनी अब धीरे धीरे ये ऐसी वाली बन गई है, और मस्कीटो रेजिस्टेंट हो गए हैं डीडीटी के लिए, एंजॉय करते हैं डीडीटी में भी। ठीक है, तो सडन हेरिटेबल का मतलब समझ गया, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन आर द सोर्स ऑफ डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, भाई डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन में डिस्कस कर दिया था। ओनली दोज म्यूटेशंस आर हेरिटेबल व्हिच अकर्स इन द जर्मिनल सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बात आती है जर्मिनल सेल की, तो कोई मुझे बताएगा क्या होते हैं जर्मिनल सेल्स? जर्म सेल्स, बिल्कुल, जर्म सेल, जैसे स्पर्म, ओवा। ठीक है, तो अगर कोई म्यूटेशन जर्म सेल और स्पर्म में जा रहा है, ओवा में जा रहा है, तो डेफिनेटली वो जाइगोट और नेक्स्ट इंडिविजुअल में चला जाएगा। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन सोमैटिक सेल में है, सोमैटिक सेल जैसे हेयर हो गई, स्किन हो गई, तो इन दैट केस ये म्यूटेशन नॉन हेरिटेबल होगा, नॉन हेरिटेबल। तो ये तो पॉइंट अंडरस्टूड है कि अगर म्यूटेशन जर्म सेल में होगा तभी वो नेक्स्ट प्रोजेनी में जाएगा, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में आएगा। लेकिन अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल में आ गया तो वो नॉन हेरिटेबल होगा। ये पॉइंट थोड़ा पढ़ते हैं। सोमैटिक म्यूटेशंस आर हेरिटेबल इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो हाँ, बस तो सोमैटिक म्यूटेशन हेरिटेबल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेटिव प्लांट्स में। टिश्यू कल्चर ये सब तुम कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब करोगे तो हो जाएगा। म्यूटेशन वर्ड दिया था ह्यूडो वेरीज ने, इन्होंने इनफैक्ट म्यूटेशन थ्योरी भी दे दी थी, म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, डी वेरीज ने म्यूटेशन को स्टडी किया था प्लांट में। प्लांट का नाम है ओनिथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज ध्यान रखना, प्रिमरोज नहीं है, प्रिमरोज को बोलते हैं प्रिमुला वल्गैरिस। हाँ शायद बताया था मैंने, प्रिमुला चैप्टर में बताया था। और अब तुम मुझे ये बता दो कि अरे ठीक है बताया था सेक्सुअल, वो मिलते हैं नहीं नो नहीं, वो तो एरिस्टोलोग के एलिगेंस था। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रिमुला वल्गैरिस का नाम मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिया था, किस जगह लिया था? उसमें तो जो आपने उसके बताया था ना स्पोर्ट्स के कुछ ये जो बताया था बारे में, लास्ट पॉइंट था हेट्रोस्टाइलिन, हेट्रोस्टाइलिन बताया था, हेट्रोस्टाइलिन।
ये देखना कभी, अभी तुम अभी नहीं देखना, बाद में देखना। हेटेरोस्टाइली में प्रिमुला वर्गालिस डिफरेंट स्टाइल वो होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। Yes. खैर अच्छा 10th में अलग हाँ चलो खैर, इवनिंग प्रिमरोज होता है ओनिथोरा लैमार्कियाना और प्रिमरोज होता है प्रिमुला वर्गालिस। तो केवल प्रिमरोज बोले तो डिफरेंट है और इवनिंग प्रिमरोज बोले तो डिफरेंट है। तो ह्यूडोवेज ने स्टडी की थी इवनिंग प्रिमरोज में, ध्यान रखना। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जो ये म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले म्यूटेशन को जो ऑब्जर्व किया था वो सेथ राइट ने ऑब्जर्व किया था। साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको तो हम थोड़ा मेमोराइज ही करना पड़ता है बेटा। ही ऑब्जर्व सम शॉर्ट लेग शीप वेट इन पॉपुलेशन ऑफ लॉन्ग लेग शीप। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी सबको? मनु? यस सर, आ रही है सर। Yes, ठीक है, sir. ओके डन है Yes, बेटा। sir. हाँ बेटा डन है। Yes, अच्छा sir. हाँ ठीक है बेटा। इन्होंने क्या काम किया था, भाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जो शीप्स थी सबकी जो टांगे थी बड़ी बड़ी थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, देखा कुछ उन पॉपुलेशन में कुछ ऐसी शीप्स थी जिनकी टांगे छोटी थी और उन शीप को नाम दिया एंकॉन, शॉर्ट लेग शीप। तो ये सब हुआ क्यों होगा कि बड़ी लेग शीप की पॉपुलेशन कुछ छोटी लेग की भी थी, तो ये ऐसा क्यों हुआ होगा? ये म्यूटेशन के कारण हुआ होगा। तो इन्होंने टर्म म्यूटेशन नहीं दी, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी नहीं दी, बस इन्होंने देखा, म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले म्यूटेशन को ऑब्जर्व करने वाले सेथ राइट थे, उन्होंने छोटी टांगों वाली शीप देखी। ठीक है, खैर बीडल एंड टेटम इंड्यूस म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज और एक्स रेज। अब सुनो ये बात, बीडल एंड टेटम की कहानी सुनना जरा। बीडल एंड टेटम ने क्या बोला था, एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। देखो बीडल एंड टेटम की कहानी थी, सबसे पहले म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले एक्सपेरिमेंटली बीडल एंड टेटम थे। बीडल एंड टेटम इन्होंने क्या काम किया, न्यूरोस्पोरा ली। न्यूरोस्पोरा मुझे बताओ, फंजाई है ना ये तो? यस सर, पिंक Yes, sir. ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला ऑफ बिल्कुल सही बोला बेटा, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, दिस इज द मेंबर ऑफ एक्सकोमाइसीटीज, सैक फंजाई है। तो भाई एक्सपेरिमेंट हो रहे ना इस पे, एक्सपेरिमेंटल फंजाई भी है। बीडल एंड टेटम में ये वाइल्ड टाइप है बेटा। वाइल्ड टाइप क्या होती है, डोमिनेंट टाइप होती है। ये हम लोग थोड़ा उसमें मेनियल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ना मतलब नॉर्मली ये मिलती है, नॉर्मली यही मिलती है, ऐसे मान लो नॉर्मली यही मिलती है। इन्होंने इसको म्यूटेशन दिया, म्यूटेशन इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया था आर्टिफिशियली। म्यूटेशन दी इन्होंने, कैसे दी? एक्स रेज दे दी, यूवी रेज, एक्स रेज दे दी। तब अब न्यूरोस्पोरा में म्यूटेशन आ गया बेटा, म्यूटेशन आया तो ये न्यूरोस्पोरा बन गई म्यूटेंट टाइप, न्यूरोस्पोरा बन गई ये म्यूटेंट टाइप। ठीक है, थोड़ा और मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं, एक मिनट देखेंगे। हाँ, तो ये न्यूरोस्पोरा बन गई बेटा म्यूटेंट टाइप। ठीक है, इस म्यूटेंट टाइप वाली न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं प्रोटोटाइप, सॉरी ऑक्सोटाइप, ऑक्सोटाइप। ठीक है, ऑक्सोटाइप बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सोटाइप। और ये न्यूरोस्पोरा ये वाइल्ड टाइप वाली जो है उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। यहाँ लिख देता हूँ प्रोटोटाइप। अब ये है क्या, सुनो। अब ये जो प्रोटोटाइप न्यूरोस्पोरा थी, प्रोटोटाइप न्यूरोस्पोरा, ये जो मतलब नॉर्मल वाइल्ड में मिलती है, नॉर्मल न्यूरोस्पोरा जो नॉर्मल होती है और ये जो वाइल्ड में मिलती है, अगर इस प्रोटोटाइप न्यूरोस्पोरा को अगर मीडियम में ग्रो कराए ना, तो मीडियम में तो ये ना आराम से ग्रो करती हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो मटेरियल जो इनको खुद चाहिए, कोई अमाइनो एसिड चाहिए या कोई विटामिन, तो ये खुद पे खुद सिंथेसाइज कर लेती हैं, इनको बाहर से जरूरत नहीं है। तो उनको बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप तो नॉर्मल होती हैं, तो ये मिनिमल मीडियम में, मिनिमल मतलब कि जो सिंपल कार्बन सोर्स चाहिए, इनको ज्यादा कुछ चीज नहीं चाहिए, तो मीडियम में ग्रो कर पाती, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चीज इनको खुद की जरूरत है तो खुद बना लेती है, ये जो नॉर्मली होता है। लेकिन जब इनमें म्यूटेशन इंड्यूस करी बीडल एंड टेटम ने, तो इनका कुछ जीन जो था ना, जीन जो इनके जीन्स थे गड़बड़ा गए। सपोज करो जीन 1 है, जीन 2 है, जीन 3 है,
ठीक है, ये जीन 1 एक एंजाइम बना रहा है E1, जीन 2 एक एंजाइम बना रहा है E2, जीन 3 एक एंजाइम बना रहा है E3। ठीक है, ये सारे एंजाइम मिलकर सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऐसा जो प्रोसेस होता है जीन 1, जीन 2, जीन 3 जो एंजाइम बना रहे हैं E1, E2, E3, ये इस सबस्ट्रेट को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अमाइनो एसिड में। तो ये सारा प्रोसेस नॉर्मली इस प्रोटोटाइप में हो रहा है, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रोटोटाइप में ये वाला प्रोसेस आराम से हो रहा है, ये वाला प्रोसेस जो हमने यहाँ लिखा ना, तो प्रोटोटाइप में एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जब म्यूटेशन इंड्यूस कर दी, उनमें इस जीन में म्यूटेशन आ गई, जीन 2 में म्यूटेशन आ गई बेटा, जीन 2 गड़बड़ा गया। तो जब जीन 2 में म्यूटेशन आई तो जो न्यूरोस्पोरा बनी, अब न्यूरोस्पोरा, उन न्यूरोस्पोरा को बोल दिया ऑक्सोटाइप। तो ये जो ऑक्सोटाइप न्यूरोस्पोरा बनी ना, अब इस वाली न्यूरोस्पोरा को यहाँ डाला है इस वाले मीडियम में, मिनिमल मीडियम में। तो देखा ये ग्रो नहीं कर पा रही, ये क्या कर रही है, ये वाली ग्रो नहीं कर पाई। कौन सी वाली ग्रो नहीं कर पाई? ऑक्सोटाइप वाली। तो ऑक्सोटाइप वाली ग्रो नहीं कर पाई। तो क्या कारण था? कारण ये था कि म्यूटेशन के कारण ये जीन गड़बड़ा गया। जब ये जीन गड़बड़ा गया तो जीन 3 वाला भी फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिनर्जिस्टिक वे में वर्क कर रहे हैं। तो जीन 2 गड़बड़ाया, जीन 3 वर्क नहीं करा। तो इस अकेले एंजाइम ने सबस्ट्रेट को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट ही नहीं किया। तो इस केस में हम लोग अगर इस वाले न्यूरोस्पोरा को ग्रो करना है किसी मीडियम में, तो हमें ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बाहर से डालना पड़ेगा मीडियम से। ये जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा हमें इसको बाहर से देना पड़ेगा, फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि खुद पे खुद तो बना ही नहीं रहा। तो खुद पे खुद क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि जीन में गड़बड़ होगी म्यूटेशन के कारण। तो इस टाइप की न्यूरोस्पोरा को येलो वाली जो है ऑक्सोटाइप बोलते हैं, और इस वाली को प्रोटोटाइप। तो समझ आया बेटा प्रोटोटाइप क्या और ऑक्सोटाइप क्या है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा जो डिस्कस किया था हमने, तो बीडल एंड टेटम ने क्या काम किया था? उनका काम है ये इंड्यूस म्यूटेशंस इन न्यूरोस्पोरा बाय द हेल्प ऑफ यूवी रेज और एक्स रेज। वाइल्ड न्यूरोस्पोरा को म्यूटेंट न्यूरोस्पोरा बना दिया, प्रोटोटाइप को ऑक्सोटाइप बनाया उन्होंने। ठीक है, तो अच्छा, हाँ बस ठीक है, इतना ही था ये। अच्छा सुनो, normal neurospora can be grown in the minimal medium because neurospora can make all the essential nutrients required for it. This is known as prototype. बताया था। Mutant neurospora does not has capability to grow in minimal medium. तो minimal medium में वो नहीं grow कर पा रही, ठीक है? Because due to mutation in it loses those genes which codes for the enzyme that has to prepare some special nutrients for it. So they gave one gene one enzyme concept. This formation is known as this form is known as ऑक्सोटाइप। तो वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट दिया था इन्होंने बीडल एंड टेटम में, पर ये कंसेप्ट रिजेक्ट हो गया था बेटा। तो वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट था, ये रिजेक्ट हमें बुक में नहीं दिया हुआ। खैर, वन जीन वन एंजाइम कंसेप्ट किसने दिया था? बीडल एंड टेटम ने। देखो ना इस वाले डायग्राम में, एक जीन है, एक एंजाइम बना रहा है, एक जीन है, एक एंजाइम बना रहा है, एक जीन है, एक एंजाइम बना रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये कंसेप्ट बीडल एंड टेटम ने दिया था, पर रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया देखना एक बार, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ध्यान करो। तुम्हें मैंने जैसे बताए थे इस वाले केस में, बेटा मैं आ रहा हूँ, थोड़ा देखना जरा। एक जीन तो एंजाइम बनाता है, आपने बताया। एक बार देखना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें लाइक उसमें ओप्रॉन कंसेप्ट में बताया था एक जगह, म्यूटेशन की स्लाइड में। इस वाले कंसेप्ट में देखना जरा, मुझे ध्यान से सुनना बेटा। ये जो एंजाइम है E1, ये दो जीन मिलके बना रहे नहीं बना रहे, दो एमआरए से बन रहे नहीं बन रहे, ये E1 वाला। यस सर, बन रहा है। हाँ Yes, sir. और बी और हाँ बिल्कुल सही, बी और ए मिलकर E3 बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे। Yes, तो यहाँ पे यहाँ पे जो ये जो डेफिनेशन है ना, ये गड़बड़ा गई। उन्होंने बोला था एक जीन एक एंजाइम बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये एक एंजाइम देखो दो पॉलीपेप्टाइड से बना है, दो पॉलीपेप्टाइड मिलके बना रहे हैं, मतलब दो आरएनए मिलके, दो पॉलीपेप्टाइड मिलकर एक वो बना रहे हैं एंजाइम। तो ये जो कंसेप्ट था ना बीडल एंड टेटम का, ये सही नहीं था, इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था बेटा। ठीक है, तो हमारे बुक्स में है नहीं, दिया नहीं हुआ, लेकिन इसको हम थोड़ा देख लेंगे।
तो ये जो कंसेप्ट था हमारा, सुन लेना। तो 1 एंजाइम कंसेप्ट दिया था बीटा टेटम ने, और ऑक्सोटॉप वाला पार्ट हमने पढ़ लिया। तो मेन जो क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में मिलेगा, इसमें तो मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिलेगा कि बेटा ऑक्सोट्रॉप क्या होते हैं और प्रोटोटाइप क्या होते हैं। प्रोटोटाइप मिनिमम मीडियम में ग्रो कर पाते हैं, म्यूटेशन डाल दो ऑक्सोटाइप बनेगा। ऑक्सोटाइप एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पाते क्योंकि जीन में गड़बड़ हो जाती है, जीन में गड़बड़ हो गई, एंजाइम में गड़बड़, एंजाइम में गड़बड़ होगी तो सबस्ट्रेट कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं बना पाएगा, अमीनो एसिड नहीं बना पाएगा, और वो न्यूरोस्पोरा ग्रो नहीं कर पाएगी मिनिमल मीडियम में। इसलिए उसको आउटसाइड से वो न्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस न्यूरोस्पोरा। तो बेटा प्रोटोटाइप और ऑक्सोटाइप का कांसेप्ट था ये जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो यहाँ पे मेरे पेजेस हैं तो बताता हूँ टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखेंगे बेटा। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे चार्ट बनाऊं, ड्रॉ करूंगा तो उसको देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो हमें जो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़नी है वो इतने टाइप की पढ़नी है। सबसे पहले टाइप पढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल एबरेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस। दूसरे टाइप की जो पढ़ेंगे हम जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन। और तीसरी टाइप की पढ़ेंगे हम जीन म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस ऑफ जीनोमैटिक म्यूटेशन, मैं इसको नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2, इसको नंबर देता हूं 3। इन दोनों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर कर, इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर कर बेटा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर कर हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोल देते हैं, सिंपल क्रोमोसोमल म्यूटेशंस बोल देते हैं, सिंपल, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशंस में क्या होता है, एक्चुअली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। इस वाले म्यूटेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। तो स्ट्रक्चर चेंज होता है बेटा इसमें। जीनोमैटिक म्यूटेशन में बेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम। तो न्यूमेरिकल चेंज मतलब जैसे हम लोगों में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो भाई हाँ नंबर कम हो गया बढ़ गया, न्यूमेरिकल चेंज हो गया, कम हो गया बढ़ गया, तो म्यूटेशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। तो स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल एबरेशंस, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में बेटा क्या होता है, सिंपल है, जैसे एक सपोज करो ये है ATGCCG से, अगर इसमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होकर ये हो गया बेटा, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होके यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। और बाकी हर जगह सेम चीज है ATCG, तो ये तो म्यूटेशन हो गया यहाँ पे। तो ये जो जीन, इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन, मतलब कुछ कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, जीन म्यूटेशन। तो इसके भी कारण होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप का म्यूटेशन हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे, क्रोमोसोमल एबरेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। इनके भी टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे जगह कम है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैं बात करूं क्रोमोसोमल एबरेशन का, सबसे पहले क्रोमोसोमल एबरेशंस के टाइप। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस में जो हम पढ़ेंगे इसके ये टाइप्स, फॉलोइंग टाइप्स पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहला फर्स्ट डेफिशिएंसी पढ़ेंगे, दूसरा डुप्लीकेशन पढ़ेंगे, डुप्लीकेशन, तीसरा इसमें पढ़ेंगे बेटा ट्रांसलोकेशन, और चौथा यहाँ लिख देते हैं हम यहाँ पे, फोर्थ हम पढ़ेंगे इन्वर्जन। तो ये 4 टाइप के हमें पढ़ने हैं यहाँ पर। तो इसको हम चार्ट बना रहे हैं जस्ट अभी, इसको डिटेल में करके डिस्कस करेंगे। अच्छा यहाँ तो जगह ही कम, एक बार देखेंगे अभी और, ठीक है बेटा। तो
ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, क्रोमोसोम हाइब्रिडेशन में पढ़ेंगे। जीनोमैटिक म्यूटेशन में जो हमें पढ़ना है बेटा, देखेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन। जीनोमैटिक म्यूटेशन इज अ न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, जो हमें पढ़ना है। इस जीनोमैटिक म्यूटेशन के भी टाइप्स पढ़ने हैं हम लोगों को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ। एन्यूप्लॉइडी, माइक ऑफ कर दो बेटा। एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी बेटा, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो एन्यूप्लॉइडी में हमें दो टाइप के पढ़ने हैं यहाँ पर, हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में भी टाइप है मोनोसोमी, मोनोसोमी, और एक होती है नलीसोमी, नलीसोमी, ठीक है। हाइपरप्लॉइडी में भी टाइप होते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी, टेट्रासोमी, ठीक है बेटा। यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे, जो हमें पढ़ना है एग्जैक्टली, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी के भी टाइप्स होते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी, ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी। तो ये पूरा का पूरा जीनोमैटिक म्यूटेशन का चार्ट है जो हमें पढ़ना है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम का नंबर कुछ थोड़ा बहुत, एक या दो कुछ कम हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कम होता है तो हाइपोप्लॉइडी, जैसे मोनोसोमी, मोनोसोमी को यहाँ पे लिख रहे हैं 2, चेंज कर लेते हैं इसमें। मोनोसोमी को लिख रहे हैं हम जैसे 2n-1, एक कम हो गया। नलीसोमी में 2n-0, 2 कम गए। हाइपरप्लॉइडी में कुछ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, जैसे ट्राइसोमी में 2n+1, टेट्रासोमी में 2n+2, ठीक है। तो जैसे सपोज करो 46 क्रोमोसोम के 45 हो गए, 44 हो गए, या 47 हो गए, 48 हो गए, कुछ क्रोमोसोम बढ़े तो एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी में कंप्लीट सेट बढ़ता है, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में 8 क्रोमोसोम है, 8 के 16 हो गए, ठीक है, या 4 के 8 हो गए, पूरा कंप्लीट सेट बढ़ गया, तो उसको पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे ऑटो एलो और ऑटो एलो हम डिस्कस करेंगे बेटा ये आगे। तो दिस इज द चार्ट ऑफ क्रोमोसोमल एवोल्यूशन, दिस इज द चार्ट ऑफ जीनोमैटिक म्यूटेशन, और एक चार्ट और बनाना है जीन म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में जो हमें पढ़ना है आसान है, एक पढ़ना है डिलीशन, एक पढ़ना है एडिशन, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, और एक पढ़ना है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। बेटा ये चार्ट आसान है, तुम्हें टफ लग रहा होगा पर ऐसा कुछ है नहीं, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा। तो बेटा ये हमारी कल की क्लास का पार्ट है जो हमें कल डिस्कस करना है यहाँ पर। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन जो हम पढ़ रहे थे, टाइप ऑफ म्यूटेशन 3 टाइप का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है यहाँ लिख दिया मैंने, क्रोमोसोम म्यूटेशन का चार्ट है ये जीनोमैटिक म्यूटेशन का चार्ट है, और ये जीन म्यूटेशन का चार्ट है। तो हमें ये सब चीजें पढ़नी है, हम कल डिस्कस करेंगे इस चीज को बेटा, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर यहीं पे छोड़ते हैं हम, और अगला पार्ट हम कल पढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा ना